हेलो जी, नमस्कार। 10वीं क्लास के अर्थशास्त्र की बात करते हैं। चैप्टर 2 नाम रहेगा राज्य और राष्ट्र की आय। इससे पहले पार्ट 1 में एक वीडियो बनाया गया था जिसमें 1 से लेकर बाबू हम बता दें 20 तक क्वेश्चन बताया गया था। 1 से लेकर 20 तक कौन क्वेश्चन है यहाँ आप देख सकते हो। जैसे यहाँ बोला बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। बिहार बोर्ड में देखो तो 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा 18 में भी आया है। 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। इस पर कौन कौन क्वेश्चन बन सकता है नीचे यहाँ ब्लू पॉइंट में लिखा हुआ है। इसे पिछले वाले वीडियो में नहीं सब के सब बता दिया गया आंसर, वहां से जाकर आप देख सकते हो। इसके बाद हम डायरेक्ट बात करते हैं 21 नंबर से। 21 नंबर कहाँ होगा थोड़ा देख लो नीचे। 20 12 नंबर होगा, 19 20 21 यहाँ से शुरू होगा। उत्पादन गणना की पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। देखो हमारा देश जो गुलाम हुआ करता था ना, ब्रिटिश राज में चलता था, ब्रिटिश सरकार कहलाता था, वो था देश ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में कैसे चलता था, उत्पादन गणना पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन याद रखना, ब्रिटेन कब हुआ था तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। 19वीं शताब्दी का मतलब ये हुआ कि 1867 ईस्वी में माना जाता है। 1868 में हमारे देश में हुआ था, दादा भाई नेहरू जी ने किए हुए थे। 22 नंबर यहाँ से लिखा है वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दिया था, तो ये दिया था फिशर। अब ये फिशर कौन थे, तो वो फिशर नाम के व्यक्ति ये देखो हुए अर्थशास्त्रियन थे। अर्थशास्त्रियन और अर्थशास्त्रियन की बात करते हैं तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका यूएसए। यूएसए के यहाँ याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा। ये अमेरिकन अर्थशास्त्री, अमेरिका के अर्थशास्त्री व्यक्ति हुआ करते थे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा देखोगे तो एक वर्ष में जितना उत्पादन और आय की गणना होता है ना, उन सब का मौद्रिक योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अर्थात विदेशी से प्राप्त आय और घरेलू जिसे वो बोलते हो जीडीपी, ये दोनों मिला दिया जाता है तब तो राष्ट्रीय आय की गणना होता है। 24 नंबर राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है। तो इसका आकलन देखोगे तो स्थिर मूल्य पर और वर्तमान मूल्य पर दोनों में से दोनों किया जाता है। इसका ऑप्शन क्या लगाओगे, सी आंसर होगा। इसके बाद बात करो 25 नंबर श्रम का परिभाषिक क्या होता है। परिभाषिक मतलब होता है कि किसके आधार पर एक श्रम वसूला जाता है। तो श्रम का मतलब मजदूरी से होता है। जब मजदूरी लोग करते हैं तब जाकर श्रम मिलता है। श्रम मतलब रुपया पैसा जो भी मिले वित्त के रूप में, उस सब के सब श्रम कहलाता है। इसके आंसर हो जाएगा मजदूरी। पूंजी का परिश्रमिक पूछा जाए तो पूंजी का मतलब ये होता है लगान। पूंजी का मतलब धन संपत्ति, और धन पर जब भी लगता है टैक्स लगता है, उसी टैक्स को हम लगान बोलते हैं। इसके अलावा 27 नंबर देखो भूमि का परिश्रमी क्या होता है। तो भूमि का मतलब भी क्या होता है, इससे हम वित्त कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। अब इस पर भी क्या लगता है, लगान लगता है। लगान जब भी आए तो समझो कि कर मानो तो टैक्स। 27 के बाद 28 विकसित राज्यों की पूंजी ऊंची लिखा है। विकसित राज्यों में जो ऊंची दर होता है ना, वो प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होता है। प्रति व्यक्ति आय हमारे भारत में कितना 98,100 हो चुका है आज वर्तमान में। वो भी अलग अलग आधार बनाया जाता है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह किसका लिखा, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह किसका, कुचक्र है। कुचक्र का मतलब यहाँ होता है दुष्चक्र, जो बहुत ज्यादा खराब होता है। एक आर का होता है रैगनर, इनका पूरा नाम होता है रैगनर निक्स साहब। रैगनर निक्स, यह निक्स होता है निक्स साहब। ये कहाँ के रहने वाले थे, एंटोनिया के। एंटोनिया कोई देश होता है यूरोप में पड़ता है, वहीं के रहने वाले थे। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है। तो 29 के बाद 30 नंबर नहीं है, मिट गया है। जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। देखो जमुना देश में राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होता है ना, वो होता है विकसित 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 विकसित। अब विकसित आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 के बाद 32 नंबर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण होता है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में देखो तो सबसे ज्यादा विकसित होता है। विकसित इसलिए क्योंकि पहले से ही विकास कर चुका है।
अब इसका आंसर तो सी हो जाएगा। बाकी ए, बी और डी तीनों के तीनों क्या है, विकासशील में आता है, विकासशील में। अब क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन विकासशील है, तो हमारा भारत देश विकासशील होता है, नेपाल विकासशील होता है, बांग्लादेश विकासशील है, श्रीलंका विकासशील है। तो ब्रिटेन विकसित है, इसमें जापान भी आ जाता है, अमेरिका आता है आदि, सब विकसित देश है। यहाँ नीचे ब्लू पॉइंट में लिखा है कि विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है, तो विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश जापान हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि। विकासशील का मतलब होता है जो भारत आता है, भारत हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, विकासशील में पाकिस्तान भी आता है। अल्प विकासशील का मतलब होता है जो पहले से विकास नहीं किया है, अब वो विकास के प्रारंभ या रास्ता पर चल रहा हो, उससे हम कहेंगे अल्प, जो बहुत कम से कम विकास किया हो। जैसे यूरोप के देश छोड़ दिया जाए तो बाकी अफ्रीका के जितने भी देश आ जाएंगे वो सभी अफ्रीकाई देश अल्प विकासशील देश होता है। जैसे बोल सकते हो नाइजीरिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, युगांडा भी कह सकते हो, इसमें आ जाएगा। 33 नंबर, भूमि का परिश्रमिक उसकी आय के रूप में प्रकट किया जाता है। तो देखो ऊपर भी क्वेश्चन में ये आया हुआ है, तो जब भी भूमि आएगा तो भूमि से तात्पर्य होगा धन संपत्ति, रुपया पैसा से संबंधित होगा। और रुपया जब भी आएगा तो उसे टैक्स भरना पड़ता है, उसे टैक्स को लगान बोला जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत में गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा मानो तो बीपीएल, तो गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग होते हैं, तो 29.8%। और 100 में से 29.8 घटा दो, जितना बचेगा उतना गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएंगे। तो घटा ले इतना में से इतना। 35 नंबर है कि बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है। IMF के अनुसार माना जाता है कि 11.03% बिहार में घरेलू उत्पाद बढ़ा है। उसी के अनुसार आंसर भी चलता है 11.03%। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य है, नहीं है, नहीं बोला है, तो नहीं का मतलब कर्नाटक नहीं है। बीमारू में देखो, बीमारू तो बीमारू राज्य में 4 प्रदेश आता है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। इसके अलावा देखो तो इसमें उड़ीसा भी आ जाएगा, उड़ीसा के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी आता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड भी आ जाता है। ये सब बीमारू राज्य होते हैं। इसका अवधारणा कब आया, 1987 में। 1987 में, ये बात याद रखना, यहाँ लिखा वहीं बतिया कि कब स्थापना हुआ है, 1987 में। पूरा नाम होता है BI से बिहार, AM से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से यूपी। ऊंची विकास दर क्या होता है, ऊंची विकास दर का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा विकास किया है उसको बोलते हैं ऊंची विकास दर। सबसे ज्यादा कहाँ देखा जाता है, तेजी से समृद्धि होता है वहां ऊंची विकास देखा जाता है, गरीबी दूर होती है वहां भी देखा जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा दोनों, मतलब हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए तथा बी दोनों सही होगा, इसलिए डी लगाओगे। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में कितना है, तो देखो बिहार में तो ऐसे ही माना जाता है कि सबसे ज्यादा है, लगभग 66,000 कुछ हो चुका है आज वर्तमान समय में, 66 से 69,000 के आसपास है, जो कि सबसे कम है। और सबसे ज्यादा कहाँ है, गोवा में 4,70,000, 67,000 के आसपास होता है। तो बिहार में कैसा प्रति व्यक्ति आय है, न्यूनतम है, बहुत कम है, गोवा में सबसे अधिक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ है, तो 11.03% हुआ है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात किया जाए तो 1951 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसके अनुसार बताया गया है कि 11.03% बिहार के GDP में वृद्धि हुआ है। वर्तमान में कितना है, तो आज वर्तमान में देखेगा तो 9.76 लाख करोड़ हो चुका है। 2009-10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना थी, 2009-10 के अनुसार बात की जाए तो 16,119 रुपया था, 16,119। लेकिन ये अब क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है। सन 2012-13 में भारत के औसत आय कितना था, तो भारत का उस समय औसत आय कितना था, तो देख सकते हैं, पुराना क्वेश्चन हो गया है, इसे भी हटा सकते, लेकिन था उस समय कितना, 59,757 रुपया था 2012-13 में।
वर्तमान में भारत के औसत आय कितना, औसत आय का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय, तो आज है 98,000 कुछ हो चुका है, तो आज 98,000 है और पहले कितना था 2012-13 में 59,000 है। आगे देखो एक और बात, अगर औसत मूल्य पर पूछा जाए ना तो 2.14 मतलब 2,14,000 हो चुका है। तो इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये करंट अफेयर के अनुसार नहीं पूछेगा बिहार में, बस वही याद रखना 2012-13 में कितना था, तो 68,000 के आसपास था, 68,757। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान कितना होता है, तो सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का होता है, जिसे बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान माना जाता है। 46 नंबर। अच्छा, इसमें देखो कुछ क्वेश्चन है कि बिहार की आय निम्नलिखित का योगदान, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बहुत कम होता है 3 से 4%, कृषि का योगदान ज्यादा होता है 40% के आसपास, सेवा क्षेत्र ज्यादा होता है 45-46 के आसपास हो जाता है, तो सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा माना जाता है। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो 80%। बिहार में यदि 100% जनसंख्या है तो उसमें 80% ऐसे लोग हैं जो खेती बाड़ी पर निर्भर है, बाकी 20% इसमें तीनों प्रकार के आ जाएगा, चाहे द्वितीय चाहे तृतीय। तो सबसे ज्यादा किस पर निर्भर है, 80% कृषि पर। 47 के बाद 48। राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होने से लोग के किस विकास में वृद्धि होती है, तो अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो लोगों का आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास, पैसा कौड़ी में ज्यादा विकास होगा। आंसर हो जाएगा बी 49। एक देश के लिए एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह किसका कथन है, एक कथन है रैगनर नर्क्स साहब का, जो गरीबी के दुष्चक्र दिए थे। 1953 ईस्वी में गरीबी के दुष्चक्र का परिणाम दिया गया था। गरीबी का कुचक्र, इसी को दुष्चक्र भी कहा जाता है, इसका भी आंसर हो जाएगा रैगनर नर्क्स। तो गरीबी का दुष्चक्र कब दिए थे, 1953 ईस्वी में इस सिद्धांत दिया गया था कि गरीबी का दुष्चक्र होता है। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र मतलब दुष्चक्र के शिकार है, तो बिहार में गरीबी ज्यादा है, इस बात को याद रखना, गरीबी का दुष्चक्र बिहार पर ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर यदि ऊंचा होने लगे तो उसको क्या कहते हो, अगर समाज के सभी वर्ग मतलब गरीब भी आगे बढ़े अमीर भी आगे बढ़े, इसे कहते हैं समावेशी विकास, मतलब सबका साथ वाला सबका विकास वाला। तो 54 का क्या होगा, डी होगा। 54 के बाद 55 देखो, राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय किससे संबंधित होता है, उपभोक्ता से, गरीबी उन्मूलन से, प्रति व्यक्ति आय से, इनमें से हो जाएगा सभी, राष्ट्रीय आय सभी से हो जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना अनुमान करने की कितनी विधियां होती है, 3 प्रकार की। भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना होता है ना 3 प्रकार से होता है। पहला होता है उत्पादन के आधार पर, आय के आधार पर, व्यय के आधार पर। इसका आंसर हो जाएगा बी 3 प्रकार के होता है। 57 राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होता है। राष्ट्रीय आय में देखो तो ए और बी दोनों सम्मिलित होता है, मतलब घरेलू उत्पाद और विदेशी से प्राप्त आय दोनों के दोनों सही हो जाएगा, इसलिए अक्सर लगाओगे सी। यहाँ इसके आधार पर बोला है कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल किया जाता है, तो हमारे देश के भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी आय होता है सबको और विदेशों से प्राप्त आय दोनों के दोनों सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाती है, जब कौन देश के राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी क्या करेगा, बढ़ेगा। आंसर हो जाएगा बी 59। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई थी, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में तो पहली बार हुआ था, लेकिन 1868 नहीं दिया है, तो 1951-52 में हुआ था। 1951-52 में सबसे पहले शुरू किया गया था। राष्ट्रीय आय का सृजन किसके आधार पर होता है, तो उत्पादन क्रियाओं के आधार पर होता है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय आय का सृजन का मतलब होता है निर्माण करना, उत्पत्ति करना, तो उत्पादन क्रिया के माध्यम से होता है। 61 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नेहरू जी कब लगाए थे, 1850
ईस्वी में उस समय बताए थे कि राष्ट्रीय आय 20 रुपया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में हुआ था। महान घोषी इसका अध्यक्ष थे, जो अपना रिपोर्ट 1951 ईस्वी में पेश करते हैं। लेकिन ये केवल गठन पूछ रहे थे, इसलिए 49 में इसका आंसर होगा। इसके अलावा 62 के बाद 63 देखोगे, 63 मतलब विश्व होता है। इसे कहेंगे विश्व के सबसे बड़ा, सबसे भयानक आर्थिक मंदी आया था 1930 में। 1929 से शुरू हुआ, 1933 तक रहा, प्रभावित पूरा विश्व को किया था। तो भयानक मंदी, सबसे बड़ा मंदी कब आया था? 1929 में। कब तक रहा? 1933 तक रहा। कौन कौन से देश पूरा बुरी तरह से प्रभावित था? अमेरिका, यूरोप के अधिकांश देश प्रभावित था। दादा भाई नौरोजी अपने पुस्तक में प्रति व्यक्ति आय कितना बताए थे? तो 20 रुपया। काना पुस्तक में पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया, उस पुस्तक में बोले थे कि हमारे देश के आय कितना रुपया है? 20 रुपया है। तो 1868 में बहुत कम था, उस समय रुपया को उतना महत्व भी नहीं था। 2013 और 14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना था? देखो 2013-14 पूछ रहा, भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात करोगे तो 41,964 थी, बहुत पुराना आंकड़ा हो गया। 2013 बहुत पीछे का है। आज वाला याद रखना 98,000 कुछ 100, 98,000 प्लस हो चुका है। तो पहले 41 बहुत कम था, आज 98,000 हो गया है। और वो भी स्थिर मूल्य पर देखें तो 2.14, 2,14,000 भी हो गया है। अलग अलग मूल्य पर निकाला जाता है, तो इसका आंसर होगा 98,000। तो ये आंकड़ा मत याद रखना, तो बहुत पहले का आंकड़ा हो गया है, वर्तमान वाला याद रखो। 67 के बाद 68, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसका पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी का पुस्तक है। ये 1868 में इन्होंने लिखा था। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। तीसरा मतलब यहाँ भी विश्व होगा। अब यहाँ जब भी तीसरा आता है तो समझ लेना विश्व लिखा, विश्व। अब विश्व के सबसे बड़ा मंदी, उसी को कहोगे भयानक मंदी से निपटने के लिए या उबरने के लिए किसने सुझाव दिया? मतलब जब 1929 में जब बहुत बड़ा मंदी आया था ना, इसे उभरने के लिए, इसे ऊपर उठने के लिए कौन सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? तो उनका नाम था प्रोफेसर केन्स। एक ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे। इनके द्वारा ब्रिटेन के पूछा ना, केन्स कहाँ के निवासी थे? तो ब्रिटेन बताओगे। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इनके द्वारा बताया गया था कि कौन कौन से काम करोगे तो आर्थिक मंदी दूर किया जा सकता है। 69 के बाद 70 नंबर, आय और उपभोग का अंतर क्या होता है? आय का मतलब होता है कितना कमा रहे हो, और उपभोग का मतलब होता है खर्चा। तो आय और खर्चा के जो घटा देते हो तो उसे कहते हैं बचत। आंसर हो जाएगा सी, बचत होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश का पता लगाने के लिए क्या हमें पता चलता है? उस देश की आर्थिक संपन्नता, उस देश में कितना विकास हुआ है, उसका पता आसानी से लगाया जा सकता है प्रति व्यक्ति आय से। अगर कोई देश बहुत ज्यादा विकास कर रहा है तो उससे हम क्या पता लगा सकते हैं? प्रति व्यक्ति आय से आर्थिक संपन्नता पता लगा सकते हैं। 72 नंबर बोला है कि नए आंकड़े के अनुसार अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय कितना है? 46,040 डॉलर। अब $1 में लगभग 82 रुपया होता है, तो उतना से गुणा करोगे तो रुपया बदल जाएगा। 73 बोला कि प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या होता है? आशय का मतलब होता है तात्पर्य, अर्थ बताना है। तो प्रति व्यक्ति आय का अर्थ होता है राष्ट्र औसत आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? औसत आय, इसका आंसर होगा। 73 के बाद देखो 74 नंबर बोला किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी राज्य का, अगर राष्ट्रीय आय किसी भी राज्य का नागरिकों का जीवन स्तर देखना चाहते हो तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर भी निर्भर करता है, सकल घरेलू राज्य उत्पाद पर भी निर्भर करता है। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, दोनों। राष्ट्रीय आय जाना जाता है, तो राष्ट्रीय आय किस के नाम से जाना जाता है? उत्पाद की गणना के आधार पर भी होता है, आय गणना पर भी होता है। तीनों सही है, इसलिए आंसर लगाओगे डी। ये मतलब कह रहा है ना, राष्ट्रीय आय को कितने विधियों से जाना जाता है? तो 3 विधियों से, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय आय की गणना कितने विधि से किया जाता है? तो वही क्वेश्चन में पूछा 3 विधि जो ऊपर बताया गया है।
और 77 है कि समावेशी आर्थिक विकास क्या होता है। समावेशी का मतलब होता है ऐसा विकास जो सभी वर्गों के लोगों को एक साथ आर्थिक संपन्नता होता हो, मतलब सभी लोगों को एक साथ विकास हो, मतलब इसे बोल सकते हो संतुलित विकास, ये भी सही है। समाज के गरीब वर्गों का विकास, ये भी सही है। समाज के पिछड़े वर्ग का विकास, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो समावेशी विकास का मतलब सबका विकास, तो सभी विकास का मतलब सब सही हो जाएगा। आंसर क्या लगाओगे? डी लगाओगे। इसके बाद हो गया खत्म।